वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 10 परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको ज्वाइन कर लें। अगर इस टॉपिक की बात करूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो यूपीएससी सीसेट के पर्सपेक्टिव से नंबर सिस्टम के बाद अगर कोई टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। देखो, पिछले 2-3 साल में क्या है, इस टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे पहले 2 से 3 क्वेश्चन ही आते थे, और इन क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इस टॉपिक पर देखो, मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इनका नंबर अब बढ़ते हुए ट्रेंड पर है। तो हो सकता है कि इससे 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर आने वाले सालों में दिखे, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, क्यों है इस टॉपिक में यूपीएससी ने तो सिलेक्शन क्यों किया इस टॉपिक का? क्योंकि बल्कि ये टॉपिक क्लास 11th का है, क्लास 10 तक आता भी नहीं है। उसके बावजूद भी यूपीएससी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें आपका मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड है, उसका टेस्ट काफ़ी काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाता है। जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं आपको इस चीज़ का एक्सप्लेन करूंगा कि जो इसके बेसिक्स हैं वो तो क्वेश्चन में यूज़ आते ही हैं, पर इसके अलावा जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, वो भी बहुत ज़्यादा आपका टेस्ट होता है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो आपको जितने 17 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, वो तो अच्छे से करनी ही है। इसके अलावा भी इस टॉपिक पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। खास करके यूपीएससी के पीवाईक्यू तो लगभग सारे मैं कवर करा ही दूंगा, और भी जितने बच जाएंगे वो आपको करने ही है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह से भी आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस पे जो है वो विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल आराम से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत से लोगों के लिए एकदम नया टॉपिक है। ठीक है। चलो, सबसे पहले बताता हूँ मैं कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। देखो, एक्चुअली फैक्टोरियल जो है इस टॉपिक में बार बार यूज होगा, तो इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है वो बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8, और ये वाला साइन फैक्टोरियल का होता है। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पर जनरली हम ऐसे लिखते हैं इसको 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 8 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 इसका मतलब क्या? कि नेचुरल नंबर की सीरीज उल्टी चलानी है आपको, जो नंबर है उसके पीछे से। कहीं पर भी आप उसका फैक्टोरियल करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा। ठीक है। ये सिर्फ मतलब समझाने के लिए है, इस पर कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आएगा, लेकिन बार बार ये चीज इस टॉपिक पर जो है यूज होगी। तो फैक्टोरियल का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं लिखूंगा 5 का फैक्टोरियल, तो उसका मतलब क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है। चलो, अब हम समझते हैं कि ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन का क्या मतलब है। परम्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय। देखो, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of objects taken some or all at time। देखो, इस फालतू की टेक्निकल चीजों में नहीं जाना है, बट सिंपल सी बात क्या समझनी है कि परम्यूटेशन मतलब है अरेंजमेंट, मतलब कोई व्यवस्था। मतलब क्या है कि जैसे मैं मान लो आपको मैं बोल दूं कि ये मेरे पास 5 चीजें हैं। सपोज दैट ये 5 चीजें हैं, तो इनको किस किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब है परम्यूटेशन। यानी कुल मिला के कुछ आपको चीजें दी जाएंगी, उन चीज़ों को अरेंज करना है आपको अलग 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 वेज में। तो कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं परम्यूटेशन। जैसे कि मान लो आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है बताता हूँ। कि मान लो आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, और द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। मतलब मैं बोला आपको कि ये 5 ऑब्जेक्ट है, इनमें आपको कोई से भी 3 उठा के अरेंजमेंट बनाना है। तो टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो एन है, और जितने ऑब्जेक्ट्स का यूज यूज करके आपको अरेंजमेंट बनाना है वो है आर। तो इसका फॉर्मूला होता है एन पी आर। दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। इन फॉर्मूलों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। सिंपल सी बात कैसे है कि मान लो मैंने आपको ये बोला कि भैया 5 बॉल है आपके पास डिफरेंट तरीके की, आपको इसमें से 3 बॉलें लेकर और एक अरेंजमेंट बनाना है। तो इस पे कितने अरेंजमेंट बनेंगे अगर मैं बोलूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? NPR, यानी 5P3। और इसका मतलब क्या होता है? पहले n का फैक्टोरियल जितने हैं वो 5 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर, यानी 5 - 3 इज 2 का फैक्टोरियल। दैट्स इट। अब सॉल्व कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस में समझा ही देंगे आपको। ठीक है।
तो ये समझने वाली बात है कि परम्यूटेशन यूज कहाँ पर होगा। जब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे कि कब हमें परम्यूटेशन यूज करना है, तो जहाँ पर अरेंजमेंट बनाने हो, व्यवस्थाएं बनानी हो, वहां पर परम्यूटेशन यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में यूज होगा। हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 letters ईच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ डेली, DELHI, मतलब डेली जो वर्ड है इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर है, ठीक है। 5 लेटर मेरे पास है, यानी कि मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। मुझे इसमें से 3 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, यानी कि सिंपल सी बात क्या है, 3 लेटर के अलग अलग वर्ड बनाने हैं, ठीक है। मतलब 3 लेटर के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, यानी यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 3 है, और एन की वैल्यू 5 है। इतना लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन में। तो ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5p3। तो इसको क्या सॉल्व करते हैं, पहले n का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3, 2 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, तो ये कट गया, यानी 5 4 = 20, 20 3 = 60, ठीक है। अभी तो आपने ऐसे सॉल्व करा। अब मेरी बात समझो आप, एक मान लो कहीं आपको ऐसे सॉल्व करना हो कि 7 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले लिखेंगे 7 × 6 × 5, और इसके बाद क्योंकि मुझे पता है कि नीचे 4 का फैक्टोरियल है, तो मैं यहाँ 4 लिख के और बस लगा दूंगा फैक्टोरियल, और नीचे लिख दूंगा 4 का फैक्टोरियल, और ये कट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर आएगा 4 3 2 1, यहाँ भी आएगा 4 3 2 1, ये सब आपस में कट हो जाएंगे। जब मुझे पता ही है तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आ रही है, ये एक सॉल्यूशन का तरीका है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये तो हो गया एक सिंपल। अब इस परम्यूटेशन वाले के अंदर जो ये एक कंडीशन बनती है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है ये वाली कंडीशन। क्या कंडीशन है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मेड विथ एन ऑब्जेक्ट्स, यानी एन ऑब्जेक्ट्स लेके जो परम्यूटेशन हम बना रहे हैं, इन विच p इज द सेम, q इज द सेम, r इज द सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन n ऑब्जेक्ट्स में p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में सेम है, q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपस में सेम है, और r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपस में सेम है। अगर ऐसा होगा तो कितने बनेंगे आपके कंडीशंस। चलो ये चीज समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि ये चीज और अच्छी समझ में आएगी। मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये 3 लेटर्स की जगह मान लो 5 ही बोलता, यानी जितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी ही अगर आपको कंडीशन बनानी है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, मान लो 5 ऑब्जेक्ट और 5 ही कंडीशन बनानी है, तो ये हो जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल, बस दैट्स इट, ठीक है। उसमें से कुछ माइनस नहीं होगा, ये बात आप याद रखना। अगर ये चीज है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही अगर आपको कंडीशन बनानी है, तो मतलब होता है बस उसका फैक्टोरियल, दैट्स इट, उसमें कुछ अपॉन में माइनस वगैरह नहीं करना, ठीक है। चलो अब हम वापस आते हैं इस चीज पर जो मैं आपको समझा रहा था, कि मान लो n ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, और r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपको मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 बॉल है, 10 बॉल है जिसमें से 3 बॉल रेड है, 4 बॉल ब्लैक है, और 3 बॉल जो है वो ग्रीन है। अब टोटल ऑब्जेक्ट कितने हुए, 10, यानी एन की वैल्यू 10 है। इसके अंदर ये 3 ऑब्जेक्ट्स, ये 3 ऑब्जेक्ट्स तो सेम है ना, ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये 3p है मान लो, 4q है, और ये 3r है। मतलब कि इस टोटल ऑब्जेक्ट्स के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स एक समान है, 4 एक समान है, 3 एक समान है। तो अरेंजमेंट बनाने का मतलब क्या है कि जब मैं अरेंजमेंट बनाऊंगा, तो मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं नंबर 1 वाली रेड बॉल यूज करूं या नंबर 3 वाली रेड बॉल यूज करूं, है तो वो रेड ही बॉल ना, तो अरेंजमेंट अलग कैसे बनेगा, वो टाइप ऑफ अरेंजमेंट तो सेम हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो कि जब हम एन ऑब्जेक्ट से कंडीशन बनाए, लेकिन उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर हो, तब कंडीशन क्या बनती है, तब टोटल अरेंजमेंट जो है वो ये बनते हैं। मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट सेम है ना, उनका डिवाइड लगा, उनके फैक्टोरियल का डिवाइड लगाना है। समझ में आ रही है,
जैसे कि अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मेरे से ये पूछे कि 10 बॉलें हैं, 3 रेड है, 4 ब्लैक हैं, 4 ब्लू हैं और 3 ग्रीन है, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो पहले मुझे 10 बॉल्स हैं और टोटल 10 का मुझे अरेंजमेंट बनाना है, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 3 बॉल का सिमिलर है ना, तो 3 का फैक्टोरियल, फिर 4 बॉल सिमिलर है तो 4 का फैक्टोरियल, 3 बॉल सिमिलर है तो 3 का फैक्टोरियल और ये मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व होगा। समझ में आ रही है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ यूज आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल से कि कैसे ये चीज़ यूज आती है। जैसे कि मान लो आपसे पूछा गया, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल। देखो, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन बोले, जैसे कि कोई एक लेटर दे, एक वर्ड दे दिया और इससे आपको बताना है कि कितने लेटर्स, इनके लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड और बन सकते हैं। तो हमेशा आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या इसमें कोई एक लेटर 2 बार आ रहा है क्या। तो इसमें आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल के अंदर, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट कर लेते हैं अपने कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यानी टोटल 13 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें सिमिलर जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो कितने हैं। पहले आई को लेते हैं। देखो, आई 1 एक बार, आई 2 बार, यानी कि आई जो है वो 2 बार है। ठीक है, इसके बाद एन एक बार, एन 2 बार, एन 3 बार, एन आपका 3 बार है। ठीक है, टी है, जी हाँ टी भी है आपका 2 बार, टी भी 2 बार है। जो भी लेटर एक से ज़्यादा बार है उनको आपको लेना है। ई एक बार ही है। ठीक है, आर भी एक बार है, एन आपने ले लिया, ए आपका 2 बार है। ठीक है, ए कितनी बार है, ए 2 बार है। टी आपने ले ही लिया, आई आपने ले लिया, ओ एक ही बार है, एन ए और एल आपका एक ही बार है। ठीक है, तो यानी कि कितने ऑब्जेक्ट्स है जो सिमिलर हैं, जो कि रिपीट हो रहे हैं, वो है आई 2 बार, एन 3 बार, टी 2 बार और ए 2 बार। तो ये जितने हैं इन सबका फैक्टोरियल अपॉन में आपको लिख देना है। समझ में आ रहा है? जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जहां पर जो चीज़ रिपीट हो रही होगी एक से ज़्यादा बार, उसको अपॉन में फैक्टोरियल लगा देंगे। अब सॉल्व कैसे होगा, तो 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 4 और ये 3 का फैक्टोरियल होगी। 3 से फैक्टोरियल किया मैं नीचे इसको कट कर दूंगा। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, मल्टीप्लाई 3 के फैक्टोरियल तो मैं कट कर ही दूंगा। ये 2 और ये 2 ये कट आउट हो गए। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब बस इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जब भी हम परम्यूटेशन बनाएंगे यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाएंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को कि ऑब्जेक्ट्स में अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड देना है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल पढ़ा, परम्यूटेशन क्या होता है वो पढ़ा, जनरल तरीका क्या है परम्यूटेशन से निकालने का, यानी कि अगर जब आपको टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स का अगर अरेंजमेंट बनाना होगा तब तो टोटल ऑब्जेक्ट्स अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एग्जाम्पल देख लिया इधर दिल्ली वाला। इसके बाद अगर उसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही हो तो क्या करना है वो हमने समझ लिया। चलो, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब एक बात समझो, परम्यूटेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, बॉक्स मेथड। और अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर नंबर 1 नंबर सिस्टम के अंदर भी बॉक्स मेथड का यूज़ करना सिखाया था। तो ये बॉक्स मेथड क्या होता है, बॉक्स मेथड मतलब ये होता है कि मान लो आपको कभी भी कुछ प्लेसेस दे, यानी कि ये 3 जगह हैं, 4 जगह हैं, और इन पे अगर आपको पता पड़े कि इसमें कितनी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं सब बॉक्सेस का, तो उसके जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी आप एक बॉक्स मेथड से पता कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि बॉक्स मेथड कब यूज़ करना होता है। देखो, जैसे क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी 2 डिजिट even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 even if the digits can or cannot be repeated। ये मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है,
क्योंकि बॉक्स मेथड वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको देखना है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। सबसे पहली बात क्या है कि 2 डिजिट इवन नंबर कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ कंडीशन बोलेगा और आपको 2 डिजिट नंबर बोलेगा या फिर कुछ भी प्लेसेस बताएगा। ठीक है, जैसे 2 डिजिट नंबर है, अब मुझे बनाना क्या है, 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, मतलब वंस पे मेरे इवन आना चाहिए और मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 डिजिट्स हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर रिपीट करने की मेरे पास अनुमति है, ठीक है, कि मैं डिजिट को रिपीट कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि मुझे इवन नंबर बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो मेरा 1 से यहाँ पर एक इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है और 4 है। तो इस बॉक्स के अंदर, इस प्लेस के अंदर कितनी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब क्योंकि मैं नंबर रिपीट कर सकता हूँ, तो इसके बाद वाले प्लेस पर मैं इन पांचों नंबर में से कोई सा भी नंबर ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 × 2 10। तो 10 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर इसी चीज़ में मैं सेकेंड क्वेश्चन बोलूँ कि यू कैन नॉट रिपीट द नंबर, यू कैन नॉट रिपीट द नंबर अगर मैं बोल दूंगा, तो इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा, अगर मैंने कैन नॉट कह दिया तो मतलब इसका ये हो जाता है कि अगर मैंने एक नंबर यहाँ पे यूज़ कर लिया 2 और 4 में से, तो सिंपल सी बात है कि उस नंबर को मैं इस जगह पे यूज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी बचे हुए 4 में से एक नंबर ही मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यानी टोटल 4 कंडीशन ही यहाँ पर जो है वो फुलफिल होंगी। 4 कंडीशन फुलफिल होंगी, मतलब 4 × 2 8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जब वो बोलेगा रिपीट कर सकते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी कंडीशन देख लो। जैसे ही आए कि रिपीट नहीं कर सकते, तो जो आपने आगे वाली कंडीशन में ले लिया उसका अगला ही लोगे आप। ठीक है, इस तरीके से आप टोटल कंडीशन निकाल के साथ में उनको कर दोगे मल्टीप्लाई। ये मैंने फर्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम में भी समझाया था, आई होप आपको याद होगा। नहीं भी याद है तो अब समझ लो, और बाकी और क्वेश्चंस भी मैं आगे करवाने वाला हूँ जिसमें बॉक्स मेथड यूज होगा, तब चीज़ें और क्लियर होंगी। देखो, पर इस टॉपिक में दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन में ये पहचानना कि इसमें बॉक्स मेथड यूज होगा या फिर परम्यूटेशन का नॉर्मल फॉर्मूला यूज होगा। देखो क्या है कि बॉक्स मेथड में भी जो हम चीज़ कर रहे हैं ना, एक्चुअली में वो परम्यूटेशन का फॉर्मूला ही है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में बॉक्स मेथड का तरीका इजी होता है, तो कुछ क्वेश्चंस में परम्यूटेशन का तरीका इजी होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को जो पहचानना है ना कि किसमें क्या यूज़ करना है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि 17 क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद चीज़ों को नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे ना, तब तक इस टॉपिक में चीज़ें क्लियर होंगी नहीं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया परम्यूटेशन वाला पार्ट। अब सेकंड है कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में इतना सा डिफरेंस है कि जहाँ परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट्स बनाते हैं, तो वहीं कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन मतलब आपको मैं 5 चीज़ें दे दूंगा, मैं आपको बोलूंगा इनमें से आपको 2 या 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी जब भी मैं पूछूंगा सेलेक्ट करने के तरीके, तो वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि सी, कॉम्बिनेशन। अब इस सी वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मान लो आपको एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आपको आर ऑब्जेक्ट्स को लेकर अगर सिलेक्शन करना है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एन सी आर। एन सी आर मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी उस वाले फॉर्मूले से आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया। अब इसके बाद क्या है कि ये फॉर्मूला आपने देख लिया ना, अब इस फॉर्मूले को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, इसको याद ही नहीं रखना। क्यों, क्योंकि अब मैं बताऊंगा आपको कि एनसीआर यानी इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले में आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको बहुत देर लग जाएगी। अब इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है सॉल्व करने का, वो क्या होता है वो समझो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15C4, अगर मुझे 15C4 को सॉल्व करना है ना, तो जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना 15, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, तो इस 15 को मैं 4 कदम तक पीछे बढ़ाऊंगा। पहले तो 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12, बस 15C4। तो जो नीचे लिखा हुआ है उतने बार आपको इसको पीछे बढ़ाना है, 1 तक नहीं बढ़ाना, सिर्फ उतनी बार जितनी बार यहाँ लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो 15 14 13 12। ठीक है, इसके बाद अपॉन में ये क्या लिखा है 4, तो 4 को लेकर आप 1 तक ले जाओ, 3 2 और 1, और इसको सॉल्व कर लो। समझ में आ रही है बात,
कैसे करना है फिर बता रहा हूँ। जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर यानी कि n की वैल्यू, उसको कितनी बार पीछे तक लिखना है, जितनी बार r की वैल्यू है। ठीक है, ध्यान से समझना, जितनी बार r की वैल्यू है उतनी बार पीछे लिख दो, उसके बाद अपॉन में इसको लिख दो। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बोलूँ 7c3, तो इसका मतलब क्या है कि पहले 7 को 3 टाइम्स तक पीछे ले जाओ, 7 6 और 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 7c3। ठीक है, चलो ये तो हो गया सी वाले को सॉल्व करने का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एन की वैल्यू है ना और जो आर की वैल्यू है, अगर आर की वैल्यू एन की वैल्यू के हाफ से ज़्यादा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आर की वैल्यू एन की वैल्यू के हाफ से ज़्यादा है तो n में से r को माइनस करके लिखेंगे। तब क्या करेंगे, n में से r को माइनस करके लिखेंगे पहले। मतलब अगर मैंने लिखा है 15c12, तो इसका मतलब है 15c3। 3 कैसे आया, 15 में से 12 क्या है तो 3, 15c3। यानी जब भी आप c वाले को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि r की वैल्यू n की वैल्यू के हाफ से ज़्यादा है या कम है। अगर हाफ से कम है तो सीधे उसको एक्सपेंड कर देंगे, और अगर हाफ से ज़्यादा है तो इस n में से इस r को कर देंगे माइनस। 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 3 लिखा हुआ है या 15 लिखा हुआ है, तो 15 को 3 कदम तक नीचे पीछे बढ़ाओ पहले, 15 14 13, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 और इसके बाद इसको काट लो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लो अपने आप का कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं समझ में आई। मान लो एक मैंने आपको दिया, सॉल्व करना है आपको 8c5। कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले मैंने ये देखा कि जो r की वैल्यू है ना वो n की वैल्यू के आधे से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 8 का हाफ होता है 4 और 4 से बड़ा है 5। तो पहले मैं 8 में से 5 को माइनस कर दूंगा, हो जाएगा 3, यानी इसको मैं लिख दूंगा 8c3। इसके बाद सॉल्व कैसे करूंगा, 8 को मैं 3 टाइम्स तक ले जाऊंगा पीछे, ले गया। अब 3 मल्टीप्लाई 2, 3 टू 6, 8 7 जा 56 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया सॉल्व कैसे करते हैं इसको? ठीक है, और क्वेश्चन कैसा बनेगा, लैंग्वेज वो देखो, हाउ कैन 4 पर्सन्स बी सेलेक्टेड। हमेशा वर्ड, और जो वर्ड मिलेगा आपको सिलेक्शन, या तो फिर उसका क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी इस तरीके की जहां पर कोई चीज आप सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो हाउ कैन 4 पर्सन्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 पर्सन्स, यानी कि 15 लोग हैं, इसमें से 4 लोग सिलेक्ट करने कैसे करेंगे, तो मतलब 15c4 सॉल्व करना मैंने आपको सिखाई दिया है। आई होप आपको आ गया होगा। देखो इसके बाद इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक के, यानी कुल मिला के जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस टॉपिक के अंदर इतनी ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है इस टॉपिक के अंदर, प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए ना अभी, इन कंसेप्ट से आपके इस टॉपिक के 50 to 60% ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएंगे। सर इससे अगर 50 या 60% होंगे तो बाकी के 40-50% क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होंगे, तो वो होंगे आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग से। जनरल अंडरस्टैंडिंग प्लस क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप कंडीशन बनाओगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंडीशन बनानी पड़ेगी हमें कि कितनी कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है। इसीलिए इस टॉपिक में दिक्कत कहाँ आती है कि ये पहचानना कि कब तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट कंडीशन बनानी है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और कब हमें जो है इन फॉर्मूलों का या फिर इन तरीकों का यूज़ करना होता है। यही चीज़ जो है प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, अब वो कैसे आएगी वो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, रीसेंट ईयर्स के हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवलप्स। 4 लेटर हैं और 4 एनवलप है। एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवलप, और एक एनवलप में आपको एक ही लेटर डालना है विद द करेक्ट एड्रेस। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि 4 एनवलप है,
4 लेटर है, ठीक है, और एक लेटर का एक एनवेलप है जो कि सही है। इफ द लेटर्स आर रेंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवेलप, ठीक है, लेटर्स को मान लो मैंने रेंडमली इंसर्ट कर दिया एनवेलप्स के अंदर, ठीक है, रेंडमली डाल दिया। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस स्टेटमेंट आपको बताने हैं सही है या गलत है। इट इज पॉसिबल that exactly one letter goes into an incorrect envelope। क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली एक लेटर जो है वो गलत एनवेलप में जाए। अब मुझे आप खुद बताओ कि 4 लेटर है और 4 एनवेलप है और हर एक लेटर का एक एनवेलप सही है, तो ये चीज़ पॉसिबल है क्या कि एक गलत लेटर जाए गलत एनवेलप में। अब मुझे खुद बताओ कि सपोज करो कि ये L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, ये एनवेलप 1 है, इसका एनवेलप 2 है, इसका एनवेलप 3 है, इसका एनवेलप 4 है। अब गलती से हुआ क्या कि मैंने लेटर 4 को एनवेलप 3 में डाल दिया, ठीक है। अब मुझे खुद बताओ कि जब ये गलती हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लेटर 3 का जो एनवेलप था वो तो फिल हो गया, मतलब इसके अंदर मैं कोई और लेटर डाल दूंगा तो ये भी गलत हो जाएगा ना। मतलब क्या है कि मिनिमम 2 मिस्टेक तो होंगी ही होंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ एक मिस्टेक हो। क्यों? क्योंकि अगर एक मिस्टेक हुई तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंड मिस्टेक को जनरेट कर देगी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो इसमें ना तो आपका कोई तरीका यूज हुआ, ना कोई सी यूज हुआ, ना कोई पी यूज हुआ, सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि आप चीज़ों को पढ़ के कितना समझ पा रहे हैं, कितनी अवेयरनेस है आपके अंदर, वो चीज़ इसमें आपकी टेस्ट हुई। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड क्या है, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू करेक्ट एनवेलप्स। ये कह रहा है कि केवल 6 तरीके ऐसे हैं जिसमें कि सिर्फ 2 लेटर जो है वो करेक्ट एनवेलप में जाएंगे और बाकी 2 गलत में जाएंगे, क्योंकि वो तो पहला स्टेटमेंट को पता ही पड़ेगा। तो अब ये तरीके हम देखते हैं कि सिर्फ 2 लेटर करेक्ट एनवेलप में जा रहे हैं और बाकी जो है गलत में जा रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, गलत वाले निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे कैसे गलत हो सकता है। मान लो पहला लेटर दूसरे एनवेलप में चल जाए, या पहला लेटर तीसरे एनवेलप में चल जाए, या पहला लेटर फोर्थ एनवेलप में चल जाए, ठीक है। फर्स्ट लेटर से ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। सेकेंड लेटर की फर्स्ट हमने करी ली तो सेकेंड लेटर की थर्ड से हो सकती है, सेकेंड लेटर की फोर्थ से हो सकती है, थर्ड लेटर की सेकेंड से करी ली, थर्ड लेटर की फोर्थ से हो सकती है। बस ये कंडीशन बन सकती है कि नहीं। हमेशा याद रखना, कभी भी जैसे मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम वाले में ही बताया था, हमेशा जब भी आप करो तो एक पर्टिकुलर चीज को पकड़े करो। पहले आपने 1 से करा तो भाई 1 की 2 से, 1 की 3 से, 1 की 4 से इंटरचेंज हो सकती है, ठीक है। 2 की 3 से इंटरचेंज हो सकती है, 2 की 4 से हो सकती है। अब मैं 2 की 1 तो मैंने लिख ही लिया ना यहाँ पे ऑलरेडी, तो उसको वापस तो लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है। 2 की 3 से हो सकती है, 2 की 4 की हो सकती है, 3 की 4 से हो सकती है, बस। इसके बाद तो सारे आएंगे। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कंडीशन ऐसी हो गई जिसमें 2 तो लेटर हमारे करेक्ट जा रहे हैं एग्जैक्ट, और बाकी 2 गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी कि आप इस चीज को पहचान पाए कि अच्छा अगर एक एन लेटर गलत एनवेलप में गया तो ऑटोमेटिकली सेकेंड लेटर भी गलत एनवेलप में जाएगा ही जाएगा, कम से कम 2 लेटर तो आपके गलत जाएंगे ही, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कहूँगी इसको आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग the digits of the number 11223344 such that odd digits occupy odd position and even digits occupy even position। तो देखो सिंपल सी बात है, वही कि 8 डिजिट है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर 8 डिजिट 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्स बन गए, यानी 8 मुझे देखना है। अब ये ऐसे कह रहा है कि मेरे पास ये है 11223344, ठीक है। अब ऑड नंबर पे ऑड डिजिट आना चाहिए और इवन पोजीशन पे इवन डिजिट आना चाहिए।
ठीक है, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड पोजीशन है। इस ऑड में केवल ऑड ही आना चाहिए। तो ऑड कितने नंबर है यहाँ पे? 1, 2, 3 और 4। 4 नंबर ऑड है। ठीक है, ये 4 कंडीशन यहाँ फुलफिल हो सकती है। इन 4 में से कोई एक नंबर यहाँ आ सकता है। अब इसमें क्या है, देखो, डिस्टिंक्ट नंबर बनाने हैं। अब जहां पर भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि आप कुछ चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको रिपीट नहीं कर सकते हैं यही मानना है। ठीक है, क्योंकि एक बार कोई नंबर यूज हो गया तो वापस यूज नहीं होगा वो। तो बाकी बचे हुए 3 नंबर आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर बचे हुए 2 नंबर आप यहाँ यूज कर सकते हैं और बचा हुआ 1 नंबर आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? इवन पोजीशन पे इवन नंबर। और यहाँ पर इवन नंबर भी कितने हैं? 4 ही हैं। तो इस पे 4, इस पे वही बचा हुआ 3, इस पे बचा हुआ 2, इस पे बचा हुआ 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बॉक्स मेथड। जो कंडीशन बोले वो कैसे फुलफिल हो रही है, उससे कितनी कंडीशन बन रही है वो हमें बॉक्स में लिखनी होती है। इवन नंबर इवन पोजीशन पे, तो 4 इवन नंबर है, 4 आ गया। उन 4 में से एक इसमें आ गया तो बचे हुए 3 यहाँ आ सकते हैं, बचे हुए 2 यहाँ आ सकते हैं, बाकी बचे हुए 1 यहाँ आ सकते हैं। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ये तो है, लेकिन इस क्वेश्चन में कैच कहाँ है? इस क्वेश्चन में कैच ये है कि आपको परमुटेशन वाला वो रूल याद होना चाहिए कि जब भी जो चीज़ सिमिलर रिपीट हो रही हो तो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड देना है। समझाया था ना मैंने आपको कि ये जो बॉक्स मेथड है वो और कुछ नहीं है बल्कि परम्यूटेशन का ही एक तरीका है सॉल्व करने का। जहाँ परम्यूटेशन में जो कंडीशन होती है ना कि अगर सिमिलर चीज़ें रिपीट हो रही हो तो हमें उसका डिवाइड देना है, वही चीज़ बॉक्स मेथड में भी होता है। जब ये नंबर है, ये इक्वल है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सिमिलर नंबर है, तो इन सबके मल्टीप्लाई के डिवाइड में ये 2 नंबर कॉमन, 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 नंबर कॉमन, 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल और फिर 2 का फैक्टोरियल। 2 2 के जोड़े हैं 4। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। 4 3 12, 12 3 जा 36, 36 सी। यानी इस क्वेश्चन में कैच कहाँ पे था? कैच यहाँ पे था कि नंबर से रिपीट हो रहे हैं उनका डिवाइड देना है। बाकी कंडीशंस तो आप बना ही लेंगे, आई होप बना ही लेंगे। और नहीं बना पा रहे हैं अभी तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे इस बॉक्स मेथड को। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, पर समझना ये है कि कब बॉक्स मेथड यूज करना है। तो जब भी आपको डिजिट्स दे, कोई इस तरह का पोजीशन दे कि इस पोजीशन पे ये आना चाहिए, उस पोजीशन पे वो आना चाहिए, तो बॉक्स मेथड सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है इसको करने का। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी याद ये रखना है कि जहाँ ही परम्यूटेशन के क्वेश्चन में कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, चाहे वो आप बॉक्स मेथड से करें या फॉर्मूला मेथड से, उसका उसके फैक्टोरियल को डिवाइड देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in the clockwise direction? क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, इस पर 12 चीजें पड़ी हैं। 12 चीज जैसे हमारी एक घड़ी, एक वॉच के अंदर होती है ना 12 नंबर, वैसे ही यहाँ पर 12 चीजें पड़ी हैं। ठीक है, ऐसे करके पूरे 12 चीजें पड़ी हैं आपके पास। अब आपको ये कह रहा है कि आपको क्लॉकवाइज चलना है और इसमें से लगातार 10 चीज़ें उठानी है। ठीक है, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं? अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत किया था। क्यों गलत किया था मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में? मुझे ऐसा लगा कि 12 चीज़ें हैं और उसमें से 10 चीज़ें मुझे उठानी है, 10 चीज़ें चुननी है। तो इसका मतलब हुआ 12C10 और इसका मतलब हुआ 12C2। समझ में आ रहा है? 12 में से 10 गए 2, 12 मल्टीप्लाई 11 और 2/1 करा और ये 66 आ गया, ऑप्शन में भी मिल गया और लगा दिया और हम एकदम सेटिस्फाइड कि हमारा क्वेश्चन सही है। लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत तरह ये तरीका गलत है? क्योंकि इसने आपसे ये पूछा है कि एक सर्कल के अंदर 10 लगातार चीजों को उठाने की वो बताओ मुझे कंजिक्यूटिव। इस वर्ड पे ध्यान नहीं दोगे, यानी एक एक वर्ड पे क्वेश्चन के ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत ही होगा। अगर मैं ये हटा दूं तो ये चीज़ सही है, 66 बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने तरीके बता लिए।
कि मैं चाहे फर्स्ट नंबर को पहले उठाऊं, पहले 5 को उठाऊं, 3 को उठाऊं, फिर 4 को उठाऊं, कैसे भी उठाऊं, तब तो 66 तरीके बन जाएंगे, वो बात एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कंजिक्यूटिव थिंग्स उठानी है आपको, एक के बाद एक उठानी है, तो उसमें ये सी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो सारी कंडीशंस को शामिल कर लेगा ना, चाहे वो कंजिक्यूटिव हो या नहीं हो। यहीं पर जो है थोड़ा सा 2023 वाले पेपर का लेवल हार्ड था, इसी तरीके की चीज़ों की वजह से। और खास करके जब आपको ऑप्शन में भी वो चीज़ दे दी जो गलती जनरली मेरे जैसे स्टूडेंट से भी हो गई, तो वो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि 10 कंजिक्यूटिव थिंग्स हैं, ठीक है, तो 10 कंजिक्यूटिव थिंग्स कैसे हो सकती हैं, ठीक है, ये 11 तक है पूरा, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकती है, मान लो मैंने 1 से स्टार्ट किया और 1 से लेकर 10 तक सब चीज़ें उठाई, एक कंडीशन। फिर मैंने 2 से स्टार्ट किया और 2 से लेकर 11 तक सब चीज़ें उठाई, सेकेंड कंडीशन। इस तरीके से 3 से स्टार्ट किया और 12 तक, 4 से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज घूम के वापस 1 तक, यानी इस तरीके से कितनी कंडीशन बनेगी, 12 तक बन जाएगी, कि 12 से लेकर 10 तक की कंडीशन, और फिर वापस आप 1 पे आ जाओगे तो वो तो आपने बना ही लिया, यानी ऐसी कितनी कंडीशन बन जाएगी, 12 कंडीशन। यानी सिंपल है, इसमें ना तो कोई फॉर्मूला यूज़ करना था, ना कुछ यूज़ करना था, सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना था कि अच्छा 1 से स्टार्ट करके 10 तक, 2 से स्टार्ट करके 11 तक, ऐसे हम 12 कंडीशन बना सकते हैं, और 12 ही इसका आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, कैच है, कीवर्ड्स, क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तब आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इस चीज़ में दिमाग लगा लो, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज ये होना है कि जहां आपने 12 से 10 कर दिया वहीं पे क्वेश्चन गलत, क्योंकि कंजिक्यूटिव पूछा है आपसे। तो ये चीज़ समझने वाली है कि सी वाले कॉम्बिनेशन वाले जो मेथड होते हैं, यानी जो ये तरीका होता है, इसके अंदर हम रैंडमली चीज़ें उठाते हैं, ना कि कंजिक्यूटिव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अगली बार अगर कंजिक्यूटिव थिंग्स या कंजिक्यूटिव सिलेक्शन की बात आएगी, तो आपको जनरल सोच के उसकी कंडीशंस निकालनी है, ना कि फॉर्मूले से। ये चीज़ इस क्वेश्चन से ठीक सीखने वाली है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स, नेमली पी, क्यू, आर एंड एस आर 100। क्या कह रहा है, 4 पेपर हैं एक एग्जाम में और मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स आर इन इंटीजर्स, जो स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर करे हैं वो इंटीजर में, यानी पूरे मार्क्स में, पूरे नंबर में। यहीं पर मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के अंदर कि इन वर्ड्स का मतलब समझना कितना इंपॉर्टेंट है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 से लेकर है, 1.5 ये सब नहीं है इसके अंदर, ठीक है। स्टूडेंट कैन स्कोर 99% एंड डिफरेंट वेज, यानी कि 99% मार्क्स उसने स्कोर किए हैं। देख लो, डी यू में सिलेक्शन वाले मार्क्स नहीं है, मतलब इस टाइम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था लोगों का। तो 99% मार्क्स स्कोर एंड डिफरेंट वेज से कर सकता है। एंड डिफरेंट वेज मतलब किसके, पेपर पी में कुछ नंबर, क्यू में कुछ नंबर, ऐसे करके 99% मार्क्स स्कोर करने के अलग अलग तरीके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, तो ये कितने तरीके हैं एन के। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है वो समझो। पूछा ये है कि 100 मार्क्स के 4 पेपर हैं, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 400 हो गए। इसका 99% मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, ठीक है, यानी कि 396 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं 4 पेपर से। तो पूछना ये चाह रहा है कि इसके कितने तरीके हो सकते हैं। अब अगर मैं जनरल जो हमारे फॉर्मूले वॉर्मूले है उसके अंतर्गत ये चीज़ तो आती ही नहीं है कि अगर 4 चीज़ों का सम है, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ये 396 है और ये मैक्सिमम 100 है, तो आप तरीके निकालो। ऐसा तो कुछ हमने समझा ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके हमें जनरल कंडीशंस निकालनी है। अब जनरल कंडीशन जब भी बनाए तो हमें सिस्टमेटिकली काम करना है। सिस्टमेटिकली कैसे काम होगा वो समझो। सिस्टमेटिकली ऐसे काम होगा कि मान लो पी आपका, पी में 100 मार्क्स आ जाए, क्यू में 100 मार्क्स आ जाए, आर में 100 मार्क्स आ जाए, मतलब कोई भी 3 पेपर में 100 मार्क्स आ जाए, पी क्यू आर, और एस में आ जाए 96, तब जाके हो जाएगा 396। समझ में आ रहा है ना कैसे, यानी कोई भी 3 पेपर में 100 और एक पेपर में 96। अब इसके बाद आप आपका परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो कि 4 टोटल ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से 3 आपके सिमिलर है, मतलब 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कट गया, यानी कि 4 कंडीशंस तो एक आ गई। जब कोई भी 3 पेपर में 100 मार्क्स और बाकी एक बच्चे में कितने हो जाएंगे,
96 हो जाएंगे। चलो अब हम ऐसा लेते हैं कि कोई भी दो पेपर में 100 मार्क्स, कोई भी दो पेपर में 100 मार्क्स। तो अब मुझे बनाने हैं ऐसे दो जिसमें कि उससे 396 हो जाए। तो मान लो एक के अंदर मैं ले लेता हूँ 98 और दूसरे में भी ले लेता हूँ 98। इसका मतलब क्या हुआ, वही टोटल 4 कंडीशन, और इसमें से ये दो सिमिलर, ये दो सिमिलर, मतलब 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 6 कंडीशन ऐसे हो गई। अब एक बात और सोचो कि मान लो दो पेपर में 100 है, तो क्या इन दोनों में भी तो हम और चीज़ कर सकते हैं कि मान लो इसके अंदर होते 97 और इसमें होते 99, तब भी तो 396 हो जाते ना। अब दिमाग कैसे चलना चाहिए आपका कि मुझे 4 मार्क्स कम करने में कहाँ करूँ। ठीक है, इन दो में 100 हो गए, इसमें दो दो कम कर लिए एक बार, तो एक बार इसमें 3 कम कर लिए, एक बार इसमें 1 कम कर लिया। अब इससे क्या कंडीशन बन जाएगी, 4 का फैक्टोरियल अपॉन, अब तो सिर्फ दो ही सिमिलर है, तो 2 का फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 कट गया, 4 3 ज़ा 12, ये एक कंडीशन बन गई। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि मान लो सिर्फ एक पेपर में 100 मार्क्स होते हैं, तो कैसे बनते। अगर एक पेपर में 100 मार्क्स होते हैं तो मुझे 4 नंबर कम करना है ना। एक में मैंने 2 नंबर कम कर लिए, एक में मैंने 1 नंबर कम कर लिया, और फिर 1 नंबर कम कर लिया, 4 नंबर कम हो गए। इसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती, क्योंकि 4 को अगर मुझे 3 में डिवाइड करना है तो 2 + 1 ही कर सकता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे देखो 4 का फैक्टोरियल अपॉन, इसमें दो चीज़ें कॉमन है, 2 का फैक्टोरियल, वही आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब इसके अलावा क्या पॉसिबल है, इसके अलावा ये पॉसिबल है कि किसी भी पेपर में 100 मार्क्स नहीं आए, बल्कि चारों पेपर में आपके 99 मार्क्स आ जाए। ठीक है, इसमें तो एक कंडीशन ही बनेगी यही वाली, क्योंकि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ लेते हैं, 12 + 12 24, 24 + 3 30, 30 + 4 34, 34 + 1 35, ये रहा आपका ऑप्शन में 35। देखो मुझे पता है कि इस तरह से कंडीशन बनाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन इस चीज़ को सीखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत जगह ये कंडीशन बनाने पड़ेगी आपको सी सेट के अंदर। तो ये सिस्टमैटिक ढंग से कंडीशन कैसे बनानी है और कैसे इसमें गलती नहीं करनी है, तो कुछ जनरल चीज़ों को ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो आपको किसी का सम 396 लाना है और मैक्सिमम 100 है, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी चीज़ ले लो, तीनों में 100 ले लो, एक में 96 ले लो। ठीक है, इसके बाद कंडीशन बनाना तो आपको परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से आता ही है। इसके बाद दो में 100 ले लिया, तो अब आपको दिमाग में ये नहीं चलाना कि मुझे 196 बनाना है प्लस करके, दिमाग में ये चलाना है कि मुझे 4 नंबर कम करने हैं। तो मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि दो दो नंबर दोनों में काट लूँ, एक ये कर सकता हूँ कि एक नंबर एक में काट लूँ और 3 नंबर एक में काट लूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या सोचा कि एक पेपर में पूरे 100 हो गए, अब 3 पेपर में मेरे 4 नंबर कम होंगे, तो ये पॉसिबल है कि 2 नंबर एक में कम हो और एक एक नंबर इसमें कम हो, बस इसके अलावा पॉसिबल है नहीं, इसकी मैंने कंडीशन बना ली। और फिर लास्ट कंडीशन तो ये है कि चारों के अंदर 99 मार्क्स आ जाए। वैसे तो एक कंडीशन ही बनेगी, क्योंकि 4 फैक्टोरियल अपॉन ये चारों के चारों कॉमन है, तो 4 फैक्टोरियल तो बन ही आएगा। ठीक है, और फिर मैंने सबको जोड़ दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ए फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। एक झंडा आपको बनाना है जिसमें 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है, यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स। इन कलर्स का यूज करके एक झंडा बनाना है, यानी एक अरेंजमेंट बनाना है, रेड ग्रीन और येलो। 3 कलर है, रेड ग्रीन और येलो, और ये 4 स्ट्रिप्स वाला मेरा झंडा है। 4 स्ट्रिप्स वाला झंडा है, कलर मुझे भरने हैं, मतलब क्या हुआ, बॉक्स मेथड, क्योंकि मुझे 4 पोजीशन पे कुछ चीज़ें डालनी है। अब कैसे डालनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव सेम कलर, मतलब कोई भी दो लगातार जो मेरे स्ट्रिप्स हैं उन पर सेम कलर नहीं होना चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। समझ में आई या नहीं आई,
कि मान लो अगर फर्स्ट में रेड है तो सेकंड में रेड नहीं आ सकता, हाँ थर्ड और फोर्थ में जरूर आ सकता है, लेकिन लगातार बाद वाले में वो कलर रिपीट नहीं होगा। तो ये मेरे पास 4 पोजीशन है, 3 मेरे पास कलर है। तो इस पहली वाली जो स्ट्रिप है, इस पर मैं इन तीनों में से कोई सा भी कलर भर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल भर सकता हूँ। अब इसके बाद जो सेकंड स्ट्रिप है, उसमें मैं कितने कलर भर सकता हूँ? जो कलर मैंने फर्स्ट स्ट्रिप में भरा हो, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, उसको छोड़ के बाकी दोनों कलर में भर सकता हूँ, बिल्कुल भर सकता हूँ। इसके बाद अब समझने वाली बात है कि जो थर्ड स्ट्रिप है, थर्ड स्ट्रिप के अंदर मैं कौन सा कलर भर सकता हूँ कि जो इससे जस्ट ऊपर वाले में भरा, उसके अलावा उसके अलावा दोनों कलर भर सकता हूँ या नहीं भर सकता? जी हाँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स, यानी कि आप उस कलर को वापस यूज कर सकते हो जो आपने फर्स्ट वाले में भरा, लेकिन बस कंडीशन ये है कि लगातार दो में नहीं भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 3 कलर भर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो ऊपर भरा उसके अलावा दोनों, वही सेम कंडीशन यहाँ पर, ऊपर भरा उसके अलावा दोनों, और यहाँ पर भी वही बात, ऊपर भरा उसके अलावा दोनों। तो इनको कर दो मल्टीप्लाई, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24। देखो इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने के चांस इसलिए होते हैं क्योंकि आपको ऑप्शंस कंफ्यूजिंग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपने माइंड को एकदम क्लियर रखना है बॉक्स मेथड में कि इसमें कितना भर सकते हैं। इसमें 3 कलर भर सकते हैं, इसके अगले वाले में बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी दो हो सकते हैं। सिमिलर कंडीशन, इसके अगले वाले में बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी दो होने चाहिए, और वही इसके अगले वाला में ये नहीं होना चाहिए, बाकी दो हो सकते हैं। और इस कंडीशन को मैंने कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ क्योंकि आप डिजिट वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, लेकिन थोड़ा दिमाग खोल के ट्राई करना। ठीक है, दिमाग खोल के, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले से ही कि दिमाग खोल के ट्राई करना इसको। आई होप आपने ये क्वेश्चन किया होगा। अब आप में से ईमानदारी से बता दो कितने लोगों का आंसर 120 आ रहा है। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअल में इसका आंसर आएगा क्या। हाउ मेनी नंबर्स lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 3, 4 and 5। देखो क्या कह रहा है कि 100 से 1000 के बीच में कोई नंबर बनाना है। सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो नंबर 3 डिजिट है यार, और कुछ भी नहीं है इसका मतलब, क्योंकि 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर होते हैं, और क्या। अब मेरे पास नंबर कितने हैं? मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स हैं। इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए डिजिट की। तो 6 नंबर यहाँ आ सकते हैं, 5 नंबर यहाँ आ सकते हैं, 4 नंबर यहाँ आ सकते हैं, यानी 6 नंबर जो इन 6 में से आया वो बाकी जो बचे हुए 5 यहाँ, 4 यहाँ, 6 5 30, 34 120, ये लगाया ए और मेरा आंसर पूरा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब दिमाग लगाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाली जो पोजीशन है, इस वाली पोजीशन पे अगर मैंने ये नंबर 0 पुट कर दिया, मान लो मैंने लिखा 0 3 4, तो क्या ये नंबर 100 और 1000 के बीच में आ रहा है या फिर ये 3 डिजिट नंबर है? जी नहीं, क्योंकि किसी भी डिजिट के पहले 0 लगाने से तो कोई मतलब ही नहीं है। यही है इस क्वेश्चन का कैच। ये क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आया है अभी तक, एनसीईआरटी से उठाया है मैंने, और ये मान के चलिए कि अगले 1 2 3 4 साल में ये क्वेश्चन आने वाला है यूपीएससी के अंदर, और वो ऑप्शन जरूर देगा ये जहाँ पर आपसे गलती हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 120 कंडीशंस तो है, लेकिन इस 120 में से मुझे वो कंडीशन माइनस करनी है जब यहाँ पर 0 हो। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर 0 हो तो इन बाकी 5 नंबर में से 5 यहाँ आ सकते हैं और बाकी बचे हुए 4 यहाँ आ सकते हैं। यहाँ तो मैंने फिक्स कर ही दिया। तो 5 4 जा 20, यानी इस 120 में से 20 कंडीशंस वो हैं जिनमें फर्स्ट नंबर पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 20 कंडीशंस को मुझे हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरा एक्चुअल आंसर आएगा जो कि है 100। समझ में आया मैंने क्यों कहा था, डिस्क्लेमर दिया था कि दिमाग खोल के करना है इस क्वेश्चन को।
ठीक है। अगर आपने 120 लगाया अभी तो कोई बात नहीं, अब इस चीज़ को आपने समझ लिया, आगे ऐसी गलती नहीं करनी। और इस तरीके का दाएं बाएं घुमाने वाला क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम में आँख नाक कान सब खोले करके ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द डिजिट्स 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digit। सिंपल सी बात है, 1 से 9 तक मेरे पास 9 नंबर है और मैंने उसको 3 रो में इस तरीके से डिवाइड किया है कि हर रो में 3 डिजिट है। सिंपल सी बात है, यानी कि वो इस तरीके से बन गए, 3 बाई 3 की टेबल बन गई। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। मतलब फर्स्ट नंबर पे जो ये नंबर बना फर्स्ट रो में, इसका मल्टीप्लाई बाय 2 है आपका सेकेंड रो वाला नंबर। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो। और जो सॉरी फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो में जो नंबर बना इसका मल्टीप्लाई बाय 3 है थर्ड रो में। समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनसे 3 नंबर बने हैं। फर्स्ट रो के अंदर जो नंबर आ रहा है उसका मल्टीप्लाई 2 सेकेंड रो में है और उसका मल्टीप्लाई 3 थर्ड रो में है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि एक नंबर एक बार ही यूज होगा सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया मेरे कि फर्स्ट नंबर पे जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई 2 और उसका मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इफ ओनली 3 of the 4 digits 2 3 7 and 9 आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो। अब इस फर्स्ट रो के अंदर केवल आप 2 3 7 और 9 इन चार में से कोई एक नंबर ले सकते हो। ठीक है, देन हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन द 3 रोज। तो ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो फर्स्ट रो में कोई मैं नंबर ले रहा हूँ और उसका मल्टीप्लाई 2 करने पर वो 4 डिजिट नंबर हो गया, तो वो कंडीशन तो वैसे ही फुलफिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे 3 3 पोजिशन वाले बनाने हैं। तो अगर मेरा फर्स्ट रो जो है उसमें ये 4 से मुझे नंबर बनाना है, तो मुझे सिंपल सी बात क्या है कि फर्स्ट नंबर पे मेरा 7 और 9 तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर 700 में कोई भी नंबर बनता है तो उसका मल्टीप्लाई 2 जो है वो तो 3 डिजिट होगा ही नहीं, वो तो 4 डिजिट हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वंस पे 2 या 3 हो सकता है यहाँ पर। तो अब ये 2 या 3 लेके कितने नंबर बन सकते हैं वो देखो। ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले हम उठाते हैं 2 को, तो 2 3 और 7। ठीक है, 2 3 और 9 करना कैसे, 2 और 3 को पकड़ लिया, 7 और 9 बना दिया, फिर हो गया। चलो अब 2 और 7 को पकड़ते हैं, 2 7 3 2 7 9। ठीक है, अब 9 को पकड़ते हैं, 2 9 3 और 2 9 7। समझ में आ गया? ठीक है, 2 से पूरे हो गए, अब 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 2 और 7 3 2 और 9। ठीक है, अब 3 7 और 2 3। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ इनके मल्टीपल लिख लेंगे। ठीक है, 3 7 2 कर लिया था मैंने, 3 7 और 9। ठीक है, इसके बाद क्या बन सकता है, 3 9 2 3 9 और 7। अब 3 वाले में भी आप एक चीज़ देखो कि जो 3 7 2 और इसके बाद वाले नंबर है, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर हो गए, यानी ये सब तो हट गए, क्योंकि 4 डिजिट नंबर तो मुझे चाहिए ही नहीं मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 करने से। ये सारे नंबर हैं मेरे पास। अब इसमें मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 करके देखना है। जिस भी कंडीशन में मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 वाले नंबर में तीनों नंबर की डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई 2 वाला नंबर यहाँ है, मल्टीप्लाई 3 वाला नंबर यहाँ है, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 करने पर जहां पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं हो रही होगी वहां पर कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो ऐसी कितनी कंडीशन है वो देखनी है। तो पहले मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 3 2 6 और 7 और 2 2 जा 4। ये देखो यहाँ पर 7 था और ये फिर 7 आ गया, और ये तो मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन हो गई, तो ये हट गया नंबर।
ठीक है, ये कंडीशन भी नहीं होगी। मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, 9 टू ज़ा 18, 3 टू ज़ा 6 और 1 7 और 2 टू ज़ा 4। देखो 2 3 9 4 7 8, यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हुई, तो चलो मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 3 टू ज़ा 6 एंड 2 8, 2 टू ज़ा 4। अरे यहाँ पर तो रिपीटेशन हो गई, 7 7 8, ये नंबर भी पॉसिबल नहीं है। चलो 2 7 3 को चेक करते हैं, 2 7 3 को करेंगे, 3 टू ज़ा 6 और ये 5 रिपीट हुआ, 2 3 7 5 4 6 नहीं हुआ। चलो मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 3 टू ज़ा 6 एंड 2 8। कोई नंबर रिपीट हुआ क्या? 2 7 3 5 4 6 8 1 9, कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, यानी पहली कंडीशन मिल गई हमें। ठीक है, चलो इधर चेक करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके 9 टू ज़ा 18, 7 टू ज़ा 14 एंड 1 15, 2 टू ज़ा 4 एंड 1 5। रिपीट हो गया नंबर? नहीं होगा। 293 से करते हैं, 6 5 रिपीट हो गया कोई नंबर, 2 9 3 5 8 एंड 6, अभी तो नहीं हुआ। मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8। अब नंबर रिपीट हो गया, 8 और 8 नहीं होगा। इस तरीके से हम इन तीनों को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जिस नंबर में इस तरह कंडीशन फुलफिल होगी उतने जो है वो हो जाएंगे आपके कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में है एक और नंबर आपको ऐसा मिलेगा इन तीनों में से जहां पर ये कंडीशन फुलफिल होगी और इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, फालतू मल्टीप्लाई करने से टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा आपके सामने। देखो ये चीज़ क्या है, एग्जाम में थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन इसका और कोई तरीका भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप 1 1.5 मिनट लगा के ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे करने में टाइम लग रहा है, वहाँ एग्जाम पे इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। In a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? देखो जब भी इस तरह के नॉकआउट टूर्नामेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या कि आपको ऐसे बोला जाए कि 150 लोग हैं, इनमें मुझे नॉकआउट मैच मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैच हारा और वो बाहर हो जाएगा, जैसे सेमीफाइनल और फाइनल होता है ना, नॉकआउट्स होते हैं वो, मैच हारे और बाहर। तो इसमें कितने मैच खेले जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए एक फिक्स तरीका है, वो फिक्स तरीका समझ लो। यहाँ पर आप लिखो मैच, यहाँ पे लिखो प्लेयर। सबसे पहले देखो 150 प्लेयर है, तो 75 प्लेयर का 75 प्लेयर से मैच होगा और उसमें हमें 75 विनिंग प्लेयर मिलेंगे। देखो सबसे पहले 75 मैच होंगे और मुझे 75 विनिंग प्लेयर्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद समझो 75 प्लेयर हैं, तो 75 एक ऑड नंबर है, 75 एक ऑड नंबर है, तो 75 का तो हाफ हो नहीं सकता। 74 का हाफ करेंगे तो आएगा 37, यानी 37 प्लेयर का 37 प्लेयर से मैच हो जाएगा और मुझे 37 विनिंग प्लेयर मिल गए। लेकिन एक प्लेयर का मैच होना रह गया था, आपको पता हो तो। ठीक है, हमने 74 प्लेयर का मैच कराया भैया, 37 का 37 से हो गया, एक तो बचा हुआ ही था, तो 37 तो वो विनिंग प्लेयर हो गए और एक आपका बचा हुआ प्लेयर पहले वाला हो गया। कितने हो गए? 38। अब इस 38 जो प्लेयर्स हैं, इनमें क्या हो जाएगा, 19 प्लेयर का मैच हो जाएगा। 19 प्लेयर का मैच होगा और 19 ही आपके विनिंग प्लेयर्स होंगे। फिर उसके बाद एक ऑड नंबर आ गया, तो फिर वही है कि 18 कर देंगे हम, 18 का आधा हो जाएगा 9। 9 तो मैच हो जाएंगे आपके, 9 मैच हो जाएंगे और इसमें आपको प्लेयर्स कितने मिलेंगे? 10, क्योंकि 9 तो विनिंग प्लेयर और एक बचा हुआ था। ठीक है, फिर 10 प्लेयर हो गए, 10 प्लेयर का 5-5 का मैच हो जाएगा, यानी 5 मैच और 5 विनर। अब ये 5 विनर हो गए वापस, तो 2 मैच हो जाएंगे और 2 विनर प्लस एक बचा हुआ, 3 प्लेयर। अब 3 प्लेयर बच गए, तो एक मैच हो जाएगा और एक आपका बचा हुआ आदमी हो जाएगा और फिर लास्ट में एक और मैच हो जाएगा आखिरी बचे हुए 2 के अंदर। समझ में आया करना कैसे है? देखो कोई इसमें वो नहीं करना, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगर आप शॉर्ट लगाओगे कि ऑड नंबर आते ही एक बार प्लस कर लो, एक बार मत करो, ये एक तरीके कई बुक्स में होते हैं, पर उसमें दिमाग नहीं लगाना। सिंपल आपको जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना है क्वेश्चन। कैसे करना है?
75, 150 लोग थे, 75 मैच, 75 विनिंग प्लेयर। जैसे ही ऑर्डर नंबर आया तो उससे एक कम करके माइनस कर लिया, 37, और एक बचे हुए को यहाँ जोड़ दिया, 38। फिर आ गया आपका 19 19, यानी 19 मैच 19 प्लेयर। फिर अगर ऑड नंबर आ गया तो कितने मैच हो जाएंगे आपके, 19 प्लेयर है तो 9 मैच हो जाएंगे, और एक आदमी बच जाएगा, टोटल 10 प्लेयर हो गए। फिर 5 प्लेयर 5 मैच, फिर 5 प्लेयर के लिए 2 मैच और एक एक्स्ट्रा, इस तरीके से करेंगे। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 5 + 7 12, 12 + 9 21 + 9 30, 35 37, और ये 39, 7 और ये 10 13 14, 149 मैचेस होंगे। ठीक है, इसका तरीका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, इसके बाद 8 क्वेश्चन आज के लिए बहुत है। ठीक है, इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसका एक लेक्चर 10 है, हम बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा आज के हिसाब से। मैं ये कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से आप रिपीट करें। ठीक है, और खुद से वापस इन क्वेश्चंस को करने का ट्राई करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।